नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आपकी हिंदी भी शुरू हो चुकी है। जो हिंदी के लिए आप बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो नाना प्रकार की कलाकारियाँ थी वो उभर रही थी। सर 80 नंबर की हिंदी फॉरेस्ट गार्ड के अंदर आएगी, एसएससी जीडी के अंदर हिंदी आएगी। सर उसके अलावा हमारी हम बात करें तो यूपीएसआई के अंदर हिंदी आएगी, लेखपाल के अंदर हिंदी आएगी। तो विशेषकर जो अमित सर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो नॉलेज के भंडार हैं, वो आपके लिए हिंदी लेकर आए हैं। और हिंदी वास्तव में बड़ी जबरदस्त लेकर आए हैं, बड़ा अच्छा आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी आप बहुत अच्छी तरह से समझ भी पा रहे होंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो निश्चित रूप से जो इतिहास की हमारी क्लास चल रही है, इतिहास पर हम अभी ध्यान दे रहे हैं। और इतिहास पर प्यारे दोस्तों सिर्फ एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको भारत पर आने वाले कुछ मुस्लिम व्यक्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं, किस तरह से मुस्लिम व्यक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया है और भारत पर आक्रमण करने के साथ साथ किस तरह से उन्होंने सत्ता स्थापित करने का काम किया है। इस बात पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, सबसे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। वह 712 ईस्वी में भारत पर आता है और भारत में आक्रमण करता है। वैसे तो 711 में भी एक व्यक्ति ने आक्रमण कर चुका है, लेकिन अगर हम बात करें कि 712 में आने वाला मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ज्यादा उल्लेख हमें किताबों के बारे में और इतिहासकार इसके बारे में बताने का काम करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने के बाद उसने प्रमुख जो अपना उद्देश्य बताया है वह लूट करना अपना उद्देश्य बताया है। उसके बाद प्यारे दोस्तों आपको पता है महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण करता है और महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर आक्रमण किया है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण करने के साथ ही, जो हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, मोहम्मद गौरी ने जो भारत पर आक्रमण किया है, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद जो भारत की स्थिति रहने वाली है वो आज हमें पढ़नी है। यानी कि मोहम्मद गौरी जो भारत पर आक्रमण किया है, अब तक जितने भी आक्रमणकारी थे, चाहे वो तुर्क से आने वाले हो चाहे अफगानिस्तान से आने वाले हो, अभी तक के सभी आक्रमणकारियों का उद्देश्य हुआ करता था कि वह सिर्फ भारत पर लूटपाट करें और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करें। तभी तो इन लोगों ने आकर भारत में जजिया जैसे टैक्स लगाए कि जिससे कि क्या होगा कि भारत के अंदर जो व्यक्ति यहां पर मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाएंगे वह कहीं ना कहीं जजिया टैक्स देने का काम करेंगे, जो गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर होगा। उसी क्रम में यह इनका उद्देश्य हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। एक इनकी मन की आकांक्षा हमारे सामने प्रदर्शित हो जाती है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों का उद्देश्य जो रहने वाला था वह कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था और यहां से भारत से जो सोने की चिड़िया भारत कहा जाता है, इससे लूटपाट करना इनका उद्देश्य रहा है। लेकिन मोहम्मद गौरी के बाद भारत की स्थिति को अगर हम देखें तो मोहम्मद गौरी जब भारत पर आक्रमण करेगा तो आखिरकार मोहम्मद गौरी की भी अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी का भी उद्देश्य लूटपाट करना था। लेकिन मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ है जो गुलाम और दामाद दोनों ही था, मतलब उसका गुलाम ही था लेकिन बाद में वो दामाद बन गया। उस व्यक्ति को यह भारत में दिल्ली की गद्दी देकर जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर सत्ता स्थापित कर ली थी और उसके बाद अपने दामाद और अपने गुलाम को ही क्या दिल्ली की गद्दी देकर चला जाता है, जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम पढ़ेंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि दो पहले शासक ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने भारत पर दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्थापित करने का काम किया है। वैसे तो हम बात करें कि वास्तविक संस्थापक जो इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, लेकिन इल्तुतमिश से पहले भी अगर हम बात करें तो मोहम्मद गौरी ने जो अपना उत्तराधिकारी बनाया है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया है। दरअसल प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने कुछ बात करने वाला हूं, उन बातों पर थोड़ा अपना गौर फरमाइएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि प्रमुख रूप से मोहम्मद गौरी था और इस मोहम्मद गौरी के यहां पर 3 दामाद हुआ करते थे। दामाद का मतलब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दामाद उस व्यक्ति को कहा जाता है जो उस व्यक्ति की बेटी का होने वाला यहां पर जो हस्बैंड होता है उसको दामाद कहा जाता है। तो मोहम्मद गौरी के प्रमुख रूप से 3 दामाद हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? 3 दामाद हुआ करते थे। उन दामादों में से मैं बात करूं तो एक दामाद को मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान का क्षेत्र शासन करने के लिए दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति को यहां पर सिंध क्षेत्र का क्षेत्र शासन करने के लिए दिया। और हमें भारत का इतिहास पढ़ना है तो एक व्यक्ति को भारत का क्षेत्र दिया कि यहां पर आप शासन करने का काम करेंगे। प्यारे दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा, अगर मैं आपसे बताना
चाहूं यहां पर कि प्रमुख रूप से जो यहां पर नसरुद्दीन कुवाचा नाम का व्यक्ति था, इस नसरुद्दीन कुवाचा नाम के व्यक्ति को सिंध क्षेत्र प्रदान करने का काम मोहम्मद गौरी ने किया था। सिंध क्षेत्र प्रदान करने का काम मोहम्मद गौरी ने नसरुद्दीन कुवाचा को दिया कि आप सिंध पर शासन कर सकते हैं। जबकि ताजुद्दीन एल्दिज नाम का व्यक्ति जो था, इस ताजुद्दीन एल्दिज नाम के व्यक्ति को मोहम्मद गौरी ने अफगानिस्तान का क्षेत्र दिया। और हमें जो पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो क्षेत्र दिया गया वो भारत दिया गया, यानी कि दिल्ली की गद्दी यहां पर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दी। कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति जो था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति मोहम्मद गौरी का एक तरफ से दामाद भी कह सकते हैं और दूसरी तरफ से हम ये भी कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ही यहां पर जो गुलाम हुआ करता था वही मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। यानी कि आप एक बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यहां पर प्रमुख रूप से दामाद और गुलाम कौन है मोहम्मद गौरी का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ भी नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ मोहम्मद गौरी का दामाद और गुलाम दोनों था। मतलब इसकी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाती है, जो पहले इसका दामाद गुलाम हुआ करता था, बाद में यह दामाद बनकर रह जाता है। तो हमें जो पढ़ना है भारत के संदर्भ में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो यह वाला पोर्शन बड़ा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इस पोर्शन से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी आप इतना समझिएगा कि भारत पर विदेशी लोगों ने, तुर्की लोगों ने आक्रमण करना शुरू किया है। उनमें से मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी जब भारत से जाता है, या हम कहें कि इसकी जब हत्या कर दी जाती है खोखरों के द्वारा, तो मोहम्मद गौरी अपना जो साम्राज्य है उसको 3 भागों में विभाजित करके जाता है, जो उसने भारत पर आक्रमण करते समय विजित किया था। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि 1191 में एक युद्ध इस व्यक्ति ने लड़ा है, जब राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड को हराने का काम मोहम्मद गौरी ने किया था। और अगर मोहम्मद गौरी ने यहां पर तराइन का पहला युद्ध लड़ा 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा 1192 में, जिसमें इसने राय पिथौरा को हराने का काम किया। उसके बाद इसने चंदाबर का युद्ध भी 1194 में लड़ा और वहां के शासक जयचंद को हराने का काम किया। तब हम यह कह सकते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी ने अपना शासन स्थापित कर लिया था, यहां पर प्रमुख 3 युद्धों को लड़ने के बाद। अब हम जानेंगे कि आखिरकार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरह से दिल्ली की गद्दी पर बैठकर दिल्ली के शासन को चलाने का काम किया है, और यहीं से हमारी दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी। यहीं से दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी। दिल्ली सल्तनत का मतलब होगा कि दिल्ली पर कितने वंशों ने शासन किया, उन वंशों के प्रमुख शासक कौन थे, उसके अलावा भारत के जो अन्य शासक थे वो इस समय क्या कर रहे थे। जब आप दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट पढ़ोगे तो आप इस निष्कर्ष पर भी पहुंच जाओगे। बहरहाल जो मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूं, वह दिल्ली सल्तनत शुरू करने वाला हूं, जो आपके लिए अति आवश्यक होती ही होती है। जरा आइएगा आगे बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत कहें या आप इसे सल्तनत काल कहें, बात में दोनों में ही कोई भी असमानता नहीं है, दोनों ही बातें एक रहने वाली हैं। यानी सल्तनत काल को हम दिल्ली सल्तनत काल भी कह सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी यहां पर कह सकते हैं। जरा आइएगा बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत होगी ये 1206 से शुरू हो जाएगी, और 1206 वह समय होगा जब भारत के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठेगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के गद्दी पर बैठने के साथ शुरू होने वाली दिल्ली सल्तनत का कार्यक्रम यह तब तक चलेगा, तब तक 1526 नहीं आ जाएगा, और भारत पर एक ऐसा व्यक्ति आक्रमण नहीं कर देगा जिसको आप यहां पर मुगल काल का संस्थापक यानी बाबर के नाम से नहीं जानते। यानी दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गौरी के अपने बारिश बनाए जाने के कुतुबुद्दीन ऐबक से समय के शुरू होने के साथ साथ यह बाबर के आक्रमण तक दिल्ली सल्तनत चलेगी। और जब हम दिल्ली सल्तनत पर बाबर आक्रमण कर देगा 1526 में, तो बाबर के आक्रमण करने के साथ ही दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी और वहां से मुगल वंश की स्थापना होगी। और आप अकबर के अलावा हुमायूं के अलावा बाबर के अलावा औरंगजेब, शाहजहां जैसी शख्सियतों को पढ़ने का काम करेंगे। और यहां से पहले हमें क्या पढ़ना होगा, पहले पढ़ना होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में।
दिल्ली सल्तनत के बारे में प्यारे दोस्तों मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत पर प्रमुख रूप से यहां पर जो शासन करने का काम किया है वो 5 वंशों ने शासन किया है। कितने वंशों ने? 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। ये 5 वंश सिर्फ इस तरह से होंगे कि एक वंश, जब पहला वंश जहां पर मोहम्मद गौरी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक के बनाए जाने के बाद जब ये क्रम आगे बढ़ेगा तो इस वंश की जब स्थापना होगी वो इस वंश को खत्म करेगा। इस वंश की जब स्थापना होगी तो वो इसको, यानी अपने से पहले वाले वंश को खत्म करके एक नया वंश यह व्यक्ति स्थापित करते जाएंगे। और हर वंश के अंदर एक संस्थापक होगा और उसके अंदर कुछ शासक होंगे। और जब उन शासकों को और उन शासकों के कुछ कार्यों को आप पढ़ रहे होगे तो वहीं से आपके लिए प्रश्न बनकर आते हैं। देखिए, वैसे तो हम जब दिल्ली सल्तनत के इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ने का उद्देश्य क्या है? इतिहास पढ़ने का ही उद्देश्य यह है कि आप उन सभी राजा, महाराजा, शासक, सुल्तानों के बारे में जानें जो कि भारत पर जिन्होंने शासन किया है और आखिरकार उन्होंने शासन किस तरह से किया है, किस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन लाने का काम किया है। जब आप इन सब चीजों को जानने की कोशिश कर रहे होगे तो समझिएगा आप इतिहास सही दिशा में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। देखिए, 5 वंशों ने अगर दिल्ली पर शासन किया है तो एक नंबर कौन सा होगा? गुलाम वंश करेगा। दूसरे नंबर पर कौन सा होगा? खिलजी वंश करेगा। तीसरे नंबर पर हम कह सकते हैं तुगलक वंश करेगा और चौथे नंबर पर एक वंश शासन करेगा जो सैयद वंश कहलाएगा और 5वें नंबर पर शासन करने वाला वंश लोधी वंश कहलाएगा। देखिए, 1206 से, जैसे कि मैंने कहा कि दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाएगी तो 1206 से लेकर और 1290 तक जब आप देखेंगे तो यह गुलाम वंश का पीरियड होगा। यानी इस वंश में गुलाम वंश के कुछ शासक भारत में आक्रमण, यानी भारत में गद्दी पर बैठकर दिल्ली के पर और फिर शासन चलाने का काम कर रहे होंगे। लेकिन 1290 में जब हम बात करें यहां पर गुलाम वंश समाप्त होगा तो गुलाम वंश का एक संस्थापक होगा जिसे आप क्यूमर्स के नाम से जानोगे और क्यूमर्स की हत्या यहां पर जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति करेगा और उसके बाद वह कौन से वंश की स्थापना कर देगा? 1290 में ही खिलजी वंश की स्थापना कर देगा और फिर आप खिलजी वंश को पढ़ना आरंभ करेंगे। 1290 से 1320 तक के बीच में यह खिलजी वंश चलेगा और 1320 के बाद फिर जो अगला वंश यहां से चलेगा वो तुगलक वंश कहलाएगा। और तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो वैसे 1398 कह सकते हैं या हम 1414 भी कह सकते हैं। इसके बारे में बताऊंगा क्यों 1398 या 1414 कहा जाता है। लेकिन 1320 से लेकर 1398 या 1320 से लेकर 1314 तक हम कह सकते हैं तुगलक वंश चलेगा। लेकिन तुगलक वंश के बाद भारत पर सैयद वंश का शासन होगा, मतलब दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश बैठेगा और सैयद वंश जब बैठेगा तो 1414 से 1451 तक सैयद वंश के शासक यानी सुल्तान भारत पर शासन करेंगे। और 1451 से लेकर 1526 तक भारत पर लोधी वंश शासन करेगा। और 1526 में जो आपको अंतिम डेट दिखाई दे रही है उस डेट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वह डेट होगी जब भारत पर एक ऐसा व्यक्ति आक्रमण कर रहा होगा जिस व्यक्ति को आप किस नाम से जानते हैं? बाबर के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का अगर हम कार्यक्रम जाने तो दिल्ली सल्तनत में हम इतना पढ़ने वाले हैं, इस तरह से दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने वाले हैं। इसको आप याद रख सकते हैं जैसे कि एक ट्रिक होती है जो कि यहां पर सामान्य रूप से हर किसी के पास आजकल मिल जाती है। जीके तो सरल लगती है, जीके तो सरल लगती है। मैं आप कह सकते हैं कि जी से क्या बनेगा? गुलाम वंश बनेगा। के से क्या बनेगा? खिलजी वंश बनेगा। टी से क्या बनेगा? तुगलक वंश बनेगा। एस से क्या बनेगा? सैयद वंश बनेगा। एल से क्या बनेगा? लोधी वंश बनेगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा जीके तो सरल लगती है के अलावा अगर आप हिंदी में याद रखना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं गुड़ खा तसले में। यह भी एक अच्छा सा सामान्य सा वाक्य होता है, गुड़ खा तसले में। तो आप इस माध्यम से भी आप इसके पांचों के पांचों वंशों का क्रम याद रख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि इस पांचों के पांचों वंशों का सबसे पहले क्रम जानना। जैसे हम गैसे कह सकते हैं गुलाम वंश और खैसे कह सकते हैं खिलजी वंश, तैसे कह सकते हैं हम यहां पर तुगलक वंश और सैसे कह सकते हैं हम यहां पर सैयद वंश और ले से कह सकते हैं लोधी वंश। यानी गुड़ खा तसले के माध्यम से भी आप यहां पर 5 के 5 वंशों को याद करेंगे। और मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप सबसे पहले इन 5 वंशों का क्रम याद रखें कि पहले कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया और अंत में सबसे अंत में कौन सा आया। अगर आप इस काम को आज की क्लास में कर जाते हैं तो समझिएगा दिल्ली सल्तनत आपने बड़ी आसान बना ली है। आप चाहे
तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ऐप में स्क्रीनशॉट लेने का तो आपके पास एक्सेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको नोट्स आदि में ये बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। और मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, जैसे कि देखिए ऐप पर जो क्लास चल रही है मैं उनका नोट्स डलवाता हूं निश्चित रूप से, लेकिन ऐप में क्या होता है कि नोट्स डाउनलोड नहीं होते। तब आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर नोट्स पढ़ने हैं तो पढ़ आप कहां सकते हैं, आप ऐप पर पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्हीं नोट्सों को मैं टेलीग्राम पर भी डलवाता हूं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब मैं पूरी हिस्ट्री और पूरी पॉलिटी पढ़ा दूंगा तो अगर आपके पास से कोई नोट्स मिस भी हो जाते हैं तो हमारे कुछ भाई बंधु जो हमारा नोट्स बनाने आदि का काम करते हैं, उन सभी से मैं नोट्स लेकर एक बार कंप्लीट नोट्स आपके मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, जिसके माध्यम से आपके पास एक अच्छे नोट्स हो जाए और उन्हें आप निकलवा के अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो कंप्लीट नोट्स में आपको सिलेबस से कंप्लीट होने के बाद आपको पढ़वाऊंगा, ठीक है, यानी कि आपको डलवा दूंगा, आप वहां से हिस्ट्री पॉलिटी के नोट्स ले सकते हैं। अभी मैंने आपको जितना समझाया है उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जरा आगे चलते हैं और आगे जानते हैं आगे की क्रियाक्रम क्या रहने वाला है। देखिए प्यारे दोस्तों, गुलाम वंश के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैंने कहा कि गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290 तक भारत के अंदर चलेगा, यानी 1290 से लेकर 1290 तक चलेगा, वो हम कह सकते हैं गुलाम वंश होगा, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति रखेगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति जो है, जरा कहानी को पूरी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति जो था, ये दरअसल कभी शासक बनने की इच्छा ही नहीं रखता था। ये व्यक्ति कहता था कि मैं यहां पर शासक बनना ही नहीं चाहता, फिर भी इसकी उदारता को देखते हुए मोहम्मद गौरी ने इसको शासक बनाया था। और शासक बनाने के साथ साथ यह व्यक्ति इतना उदारवादी किस्म का होगा कि जिसका कोई जवाब नहीं होगा। तब यह भारत के अंदर जब गुलाम वंश की यहां पर शुरुआत हुई है, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के दौरान ही अपना एक वंश चलाया, जिस वंश को उसने क्या नाम दिया, कुतुबी वंश नाम दिया। क्योंकि 1206 से लेकर 1210 तक के बीच में यह वंश कुतुबी वंश जब तक चलेगा जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक यहां पर दिल्ली पर शासन करेगा। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि कुतुबी वंश की स्थापना किसने की, तो बच्चा बहुत देर सोचेगा कि ये कुतुबी वंश कौन सा आ गया। दरअसल गुलाम वंश के अंतर्गत ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से अपना एक वंश चलाया था, जिसको आप क्या कहेंगे, जिसको आप यहां पर कुतुबी वंश के नाम से जानोगे। और कुतुबी वंश कब से कब तक रहेगा, तो 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबी वंश रहने का काम करेगा। और अगर हम बात करें गुलाम वंश की या कुतुबी वंश की, दोनों की स्थापना किसने की है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क सरदार था। कौन था, एक तुर्क था, मतलब तुर्की से ही तो आक्रमण करने वाले ये लोग थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, एक तुर्की व्यक्ति था, एक टर्की से आने वाला व्यक्ति था। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। देखिए आपको मैं एक बात बताता हूं कि यह व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को, जो कि पहले राजधानी तुर्कियों की कहां बना ली थी, इन्होंने अफगानिस्तान बना ली थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी को अफगानिस्तान से लाहौर लेकर आ जाता है। क्योंकि अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लाहौर में लाने का मतलब यह था कि लाहौर और उस समय दिल्ली सब एक ही हुआ करता था। तब यह अफगानिस्तान से शासन चलाना उतना आसान नहीं हुआ करता था। तब यह व्यक्ति अपनी राजधानी को अफगानिस्तान से लाहौर लेकर आ गया। दरअसल जो एल्दिज और कुवाचा नाम के दो व्यक्ति बताए हैं मैंने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये एल्दिज और कुवाचा नाम के जो व्यक्ति थे, गौरी के ही यहां पर दामाद थे, यह भारत की तरफ अपनी नजर गड़ाए हुए थे। भले ही इन्हें यहां पर सिंध अफगानिस्तान का क्षेत्र मिला था, लेकिन इनकी इच्छा रहती थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत नहीं मिलना चाहिए था, भारत हमें मिलना चाहिए था। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि सोने की चिड़िया कहा जाता था और लूट में भी अच्छा खासा धन भारत से मिलता था। तो एल्दिज और कुवाचा की नजर यहां पर पहले से ही भारत में रहती थी। तो एक बात कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार ये व्यक्ति जो भारत की तरफ अपनी राजधानी को लेकर आया है, जो अफगानिस्तान से अपनी राजधानी को लाहौर लेकर आया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एल्दिज और कुवाचा कारण थे। क्योंकि एल्दिज और कुवाचा की यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ अच्छी नहीं बनती थी। तब यहां पर लाहौर अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि एल्दिज और कुवाचा के साथ इस व्यक्ति की अच्छी यहां पर बनती नहीं थी और उनकी नजर हमेशा भारत पर रहती ही रहती थी। प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को।
यह व्यक्ति जो है जिसको आप कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हो, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ उपाधियां दी गई हैं, जैसे कि इसको लाख बख्श कहा जाता है, और यह व्यक्ति बहुत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ता था, इसलिए इसको एक उपाधि दी जाती है जिससे आप क्या कहोगे, जिससे आप कुरान खां के नाम से जानोगे। तो बहुत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने की वजह से इसको एक उपाधि दी जाती है, इसे आप कुरान खां के नाम से जानते हो। लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि लाख बख्श का मतलब होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ज्यादा दान करने का काम करता था, और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा दान करता है उसी के माध्यम में, उसी के क्रम में उसको लाख बख्श यानी लाखों को बख्शने वाला, लाखों का दान करने वाला यह व्यक्ति इसी नाम के कारण, दान करने की वजह से लाख बख्श इसका नाम पड़ा। दरअसल यह व्यक्ति दान इसलिए करता था क्योंकि यह व्यक्ति यह मानता था कि मैं कोई सुल्तान वगैरह नहीं हूं, ना ही मैं कोई शासक वगैरह हूं, मैं तो एक गुलाम था, गुलाम के बाद दामाद बन गया, और दामाद बनने के बाद ससुर जी की सीधी नजर हुई और उसके बाद मुझे दिल्ली का शासक बना दिया। तो जितना भी धन दौलत है वो सब मेरी नहीं है, इसे प्रजा की है, मैं इसी में बांट देने का काम करता हूं, और यहां पर इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। बड़ा ही उदारवादी टाइप का यह व्यक्ति हुआ करता था। इसको चंद्र का स्वामी कहा जाता था क्योंकि ऐबक का मतलब ही होता है यहां पर चंद्र का स्वामी। यह चंद्र का स्वामी भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। हातिम सेकंड की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है, और पील बख्श भी इसी को कहा जाता है क्योंकि यह एक ऐसा व्यक्ति था जो हाथी बहुत दान करता था, यानी हाथी दान करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है। तो ये सभी के सभी कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि है जो हर परीक्षा में आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि भारत पर एक ऐसा व्यक्ति शासन करने आया है जो तुर्की व्यक्ति था, कुतुबी वंश यह चलाता है। 1206 से 1210 तक कुतुबी वंश चलेगा, जबकि 1210 से लेकर 1290 तक हम गुलाम वंश को पढ़ने का काम करेंगे। और यह व्यक्ति भारत में आके क्या क्या कर रहा है, इसकी क्या क्या खासियतें, किस किस नाम से इसे जाना जाता है, ये आपके लिए अनिवार्य रूप से जानना होता ही होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने इतना जाना है तो मैं इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक में भारत के अंदर कुछ धरोहर, कुछ स्मारक बनवाए हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो भारत के अंदर कुछ धरोहर यानी स्मारक जो बनवाए हैं उनसे कई बार आपसे प्रश्न पूछता है। जैसे देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाए गए कुछ धरोहर या स्मारक। पहला, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। क्या 2.5 दिन का झोपड़ा, या ऐसे 2.5 दिन का झोपड़ा, आप दोनों ही भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। यह अजमेर के अंदर अवस्थित है। पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां है, आप कहेंगे अजमेर के अंदर है। दूसरा प्रश्न कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, या फिर ऐसे प्रश्न पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया, आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। तीसरा प्रश्न जो बनता है इंपोर्टेंट, कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक पुस्तकालय है, एक संस्कृत महाविश्वविद्यालय है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। यह बात आपको अपने दिमाग के अंदर बैठानी होगी। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो अजमेर के अंदर अवस्थित है। यह ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाने का काम किया था। दूसरे नंबर पर इस व्यक्ति ने दिल्ली के अंदर एक इस्लामिक मस्जिद बनवाई जिसको आप कुवत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जानते हैं। संभवतः ऐसा माना जाता है कि यह भारत के इतिहास में जो अभी तक हमें साक्ष्य मिले हैं, यह पहली मस्जिद हम इसे कह सकते हैं। दिल्ली के अंदर इसको बनवाने का काम किया गया। यह भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई। और जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरह से विगत होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही भारत में सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का स्थापना करवाई गई। कुतुब मीनार जो बनवाने का काम किया है वह किसने किया है, कुतुब मीनार को बनवाने का काम यहां पर ऐबक ने किया है। और जो ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाने का काम किया है वह अपनी एक काकी हुआ करती थी जिनका नाम क्या हुआ करता था, बख्तियार काकी जिनका नाम हुआ करता था। कुतुब मीनार के बारे में जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि कुतुब मीनार को बनवाने का काम किसने किया, इसकी नींव किसने रखी, तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। मैं ऐबक सिर्फ शॉर्ट में लिख सकता हूं इसको। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों,
इसको बनवाने का आरंभ शुभारंभ तो ऐबक ने किया था, लेकिन इसको पूरी नहीं बनवा पाया था। तब हम कह सकते हैं पहला फ्लोर कहें, या हम ये भी कह सकते हैं कि कुतुब मीनार की पहली नींव या नींव रखवाने वाला व्यक्ति कौन था। तो आप ये भी कह सकते हैं कि नींव रखवाने वाला व्यक्ति इसका जो रहा है वह यहां पर ऐबक रहा है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसको पूरा करवाने का श्रेय के व्यक्ति को जाता है, और जिसने दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को बनवाने का काम किया उस व्यक्ति को आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस व्यक्ति का नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने इस कुतुब मीनार को पूरा करवाया। मतलब इसको शुरुआत किसने की कुतुब मीनार को बनवाने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, बख्तियार काकी के याद में। उसके बाद इसको पूरा किसने करवाया? तो पूरा करवाने का काम जो किया है इल्तुतमिश ने किया है। तो दो तरह के प्रश्न बनेंगे, आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट करेंगे कि कुतुब मीनार को बनवाया किसने, कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई? तो अब देंगे आंसर ऐबक। कुतुब मीनार की स्थापना किसने करवाई? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपसे पूछा जाए कुतुब मीनार को किसने पूरा बनवाया, कुतुब मीनार को किसने बनवाया, अगर इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप समझ जाइएगा पूरा कराने का काम इल्तुतमिश ने किया है। लेकिन एक शासक का नाम और इसके साथ जोड़ा जाएगा जो कि आपको जानना बड़ा आवश्यक होगा। एक बार क्या हुआ कि तूफान आदि आने से जो इसकी चौथी फ्लोर हुआ करता था वो चौथा फ्लोर क्षतिग्रस्त हो जाता है, और चौथा फ्लोर क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद यह जो चौथा फ्लोर है टूटकर गिर जाता है, और गिरने के बाद एक व्यक्ति इसकी मरम्मत कराने की कोशिश करता है। और जो व्यक्ति मरम्मत कराता है वो व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं इसको मरम्मत ही करवा रहा हूं तो क्यों ना इस पर एक फ्लोर और बनवा दूं। तो पांचवा फ्लोर एक और बनवा देता है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो। उस व्यक्ति का नाम क्या था? फिरोज शाह। क्या नाम होगा? फिरोज शाह तुगलक नाम का व्यक्ति इस कुतुब मीनार को जब इसकी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, फिरोज शाह तुगलक इसका पूरा नाम रहेगा। जब इसकी क्षतिग्रस्त हो जाएगी कुतुब मीनार, तो क्षतिग्रस्त होने के बाद यह फिरोज शाह तुगलक नाम का व्यक्ति इस कुतुब मीनार को पूरा करवाएगा। और अब हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कराई? इसकी नींव रखने का काम किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का क्या किया? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम किया। अगर हम कहें कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, तो जब कुतुब मीनार की यहां पर क्षतिग्रस्त कुतुब मीनार हो जाती है, तो कुतुब मीनार की क्षतिग्रस्त होने के बाद उसका चौथा और पांचवा फ्लोर, यानी चौथा तो टूटा था वही था, और पांचवा एक और फ्लोर अपनी तरफ से बनवाने का काम फिरोज शाह ने किया। तब आप कह सकते हैं कुतुब मीनार को कुछ इस तरह से प्रश्न बनेंगे, और एक एक प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। जैसा कि लिखा है कि कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, तो मैं सारी बात बता चुका हूं। कहीं से किसी भी तरह से प्रश्न पूछे, ये भी प्रश्न पूछे पांचवा फ्लोर किसने बनवाया, तो आंसर देने में आपको शंका नहीं होगी। एक एक प्रश्न का आप अच्छी तरह से आंसर दे पाओगे। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ जाइएगा मैंने बोला है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, जिसने पांचवी बिल्डिंग को बनवाने का काम किया है। यहां तक तो बात ठीक है सर, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा हुआ क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति जो था, यह 1210 के अंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में यहां पर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है क्योंकि इसकी मृत्यु जो हुई है कि खास तरह से हुई है। यह व्यक्ति दरअसल चौगान खेल रहा था, जिसे आप पोलो कहते हैं, चौगान या पोलो कुछ भी कह सकते हैं, चौगान या पोलो खेलते समय, और इस व्यक्ति की घोड़े से गिर जाता है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरा, तो घोड़े से गिरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई, और मृत्यु जो एक अचानक से मृत्यु हुई है। तब आप ध्यान रखेंगे यह पूछा जाएगा इतिहास में किस व्यक्ति की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई। आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। आप ध्यान रखिए कौन सा खेल खेल रहा था? चौगान या पोलो खेलने का काम कर रहा था। अब हुआ क्या, जब अचानक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हुई है। अचानक मृत्यु होने के बाद अब यहां पर सरदार किसे बनाना चाहिए, यानी सुल्तान भारत का किसे बनाना चाहिए? तो यहां पर जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो यहां पर तुर्क सरदार रहते थे, उनके यहां पर विभिन्न तरह के मत आने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि इसका बेटा, जिसका नाम क्या है, आराम शाह, कुछ लोगों का मानना था कि इसके बेटे आराम शाह को ही शासक बना देना चाहिए। जबकि कुछ सरदारों का मानना था कि आराम शाह एक अयोग्य शासक है, ये वास्तव में कुछ जानकारी रखता नहीं था, अयोग्य बेटा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो जब अयोग्यता का आरोप लगाते हुए आराम शाह को कुछ लोग शासक नहीं बनाना चाहते थे, और जो व्यक्ति शासक नहीं बनाना
चाहते थे उनकी संख्या थोड़ी सी कम थी। और जो व्यक्तियों का मानना ऐसा था कि इसके बेटे को जब राजा मरा है अचानक तो उसके बेटे को ही शासक बना दिया जाए, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा थी। अंततः वही हुआ जो आप सभी जानते हैं कि आराम शाह को शासक बनाया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला शासक बना वो आराम शाह बना। और इसके नाम में ही आराम शाह आ रहा है। ये आराम से ही भाई साहब आराम करते करते कुछ महीनों तक ही शासक रह सके, क्योंकि यह व्यक्ति 1210 में शासक बनेगा और 1210 तक इसका कार्यकाल रहेगा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा होगा और कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा ये शासक जब बनेगा तो शासक बनने के बाद इस पर सभी की नजर रहेगी और एक ऐसे व्यक्ति की नजर पड़ जाएगी जिसको आप इल्तुतमिश के नाम से जानते हो। बहरहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि 1210 से 1210 तक कुछ महीने तक कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा यानी आराम शाह ये एक अयोग्य शासक था और अनेक तुर्क सरदारों ने इसका विरोध भी किया था। यानी कि देखिए हुआ क्या है कि आराम शाह जो गद्दी पर बैठा है ये कुछ महीनों के लिए गद्दी पर बैठा है और आपको ध्यान रखना होगा कि इस आराम शाह नाम के व्यक्ति की हत्या ही इल्तुतमिश करेगा। और इल्तुतमिश एक बदायूं का एक सूबेदार आदि हुआ करता था। वह व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर जब एक अयोग्य शासक को बैठा हुआ देखता है तो वह व्यक्ति सोचता है इल्तुतमिश कि क्यों ना इसको मैं रास्ते से हटाकर मैं दिल्ली का सुल्तान बन जाऊं और मैं दिल्ली की गद्दी को संभालने का काम करूं। तब आप कह सकते हैं कि आराम शाह जो शासक बना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद और इल्तुतमिश से पहले बना है, कुछ महीनों के लिए बना है। प्रश्न जब पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद और इल्तुतमिश से पहले शासक कौन बना तो आप अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि आखिरकार हमने पढ़ा है कि 1206 से लेकर 1210 तक कौन शासक रहा है, कुतुबुद्दीन ऐबक रहा है। और आप अभी पढ़ेंगे कि 1210 में ही इल्तुतमिश क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो बच्चा सोचता है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक का मरा है, देखो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरा है ना, तो बच्चा सोचता है कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मरा था और 1210 में ही इल्तुतमिश क्या बन जाएगा, शासक बन जाएगा। तो इसके बीच में तो कुछ जगह थी नहीं, तब बीच में शासक कौन बनेगा। तो अधिकतर बच्चों को लगता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सीधा शासक कौन बन गया है, इल्तुतमिश बन गया है। लेकिन नहीं, कुछ महीने तक ये आराम शाह भी आराम से शासन करने का काम करते हैं। तो ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बीच में कौन व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो आराम से आराम फरमाने वाले आराम शाह कुछ महीने तक दिल्ली की गद्दी पर बैठने का काम करेंगे। कौन है आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है। अगली बार अब जो शासक बनेगा, देखो जैसा कि मैंने कहा कि 1210 में एक व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा और यह शमसी वंश की स्थापना करने का काम करेगा। मतलब गुलाम ही वंश चल रहा है लेकिन हर व्यक्ति अपने नाम पर एक वंश चलाना चाहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश चलाया जो 1206 से 1210 तक चलेगा, जो और गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबी वंश आएगा। शमसी वंश जो चलाया गया वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया और इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने यहां पर एक नए वंश की स्थापना की जो शमसी वंश चलाया गया। और इल्तुतमिश ने लेकर 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला यह पहला सुल्तान था। इसको सुल्तान क्यों कहा सर आपने, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक को तो आपने सुल्तान नहीं कहा, जबकि पहला गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति तो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, लेकिन सुल्तान आप सर इल्तुतमिश को कह रहे हो। तो देखो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो हम कहेंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही होता है। जब इसे वास्तविक शब्द जोड़ेगा तो तब आंसर आएगा इल्तुतमिश, तब आंसर क्या आएगा, इल्तुतमिश। वैसे आप गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को आंसर लगाएंगे लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कहलाता है। और यही व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होगा जो पहला सुल्तान होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की ना तो पदवी धारण की थी, वो कहता था मैं तो गुलाम टाइप व्यक्ति हूं भाई, मेरा शासन वासन से कोई मतलब नहीं है, तभी तो उसको लाख बख्श कहा जाता था, वो दान ही दान करता रहता था। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा था जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे आराम शाह को मारने के बाद गद्दी प्राप्त करता है और 1210 से लेकर 1236 तक अपनी गद्दी पर बैठेगा और शमसी वंश की स्थापना करेगा। फिलहाल आप जानिएगा कि इल्तुतमिश एक इलवारी तुर्क था। इल्तुतमिश एक इलवारी तुर्क था। ये इलवारी तुर्क जो है ये गोत्र होता है वहां पर, तो आप कह सकते हैं इलवारी तुर्क था यहां पर इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद भी था। खास बात यह है प्यारे दोस्तों कि जो आपका ऐबक था, देखो ध्यान से समझो सारी कहानी को।
पहले लेते हैं गौरी को। गौरी, बड़ा नाम अच्छा लगता है, गौरी है, गौरी। चलो देखो, बात करें गौरी, तो देखो मोहम्मद गौरी जो था, मोहम्मद गौरी का दामाद और गुलाम दोनों था ऐबक। मोहम्मद गौरी जो बाद में इसको शासन देकर गया था ऐबक को, मोहम्मद गौरी का दामाद और गुलाम दोनों ही था ऐबक। और अब जरा नीचे आइएगा, अब एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था, इल्तुतमिश। क्या नाम है, इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति जो है ना, ये यहां पर ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों है। यहां पर इल्तुतमिश यानी मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद था ऐबक, और ऐबक का गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश। तब इस इल्तुतमिश को एक और नाम दिया जाएगा जो आपसे पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छी समझ से समझ गए होंगे कि इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। मतलब ऐबक का गुलाम ये इल्तुतमिश था, और ऐबक भी किसका गुलाम था, ऐबक यहां पर गौरी का गुलाम था। तब इस इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तब यहीं पर यह बात लिखी है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। और आपसे अगर मैं यह प्रश्न पूछूं कि किसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो आप कहेंगे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाएगा। अच्छी तरह से आप बात समझ गए होंगे। आइएगा, इल्तुतमिश ने जैसा कि मैंने कहा कि इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा। और अगर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा गया है, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह है प्यारे दोस्तों कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो जब इसने राजधानी ही दिल्ली बनाई है, तो अब बताओ वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होगा या फिर हम कहें इल्तुतमिश होगा? तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत का सर वास्तविक संस्थापक कौन होगा, इल्तुतमिश होगा। और जानिएगा, ये दिल्ली है ना जो राजधानी बनाई गई है, ये दिल्ली जो थी इसका नाम पहले ढिल्ली का हुआ करता था। और इस दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर नाम के एक राजपूत शासक हुआ करते थे। अनंगपाल तोमर एक राजपूत शासक ने इस दिल्ली यानी ढिल्लिका की स्थापना करने का काम किया था। आपसे पूछा जाता है दिल्ली की स्थापना किसने की, तो अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना करने का काम किया। इसको राजधानी किसने बनाया, तो इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने यहां पर इसको राजधानी बनाया। समझो मेरी बात को ध्यान से कि इल्तुतमिश एक ऐसा व्यक्ति था जो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि यह व्यक्ति आराम शाह को मारने के बाद यहां पर सुल्तान बना है। और आराम शाह को सुल्तान बनने के बाद अब इसके दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। और दुश्मन से मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो दुश्मन है इस आराम शाह के यानी कि इल्तुतमिश के जो दुश्मन है वो कहीं ना कहीं एक तो वही व्यक्ति होंगे जो कि आराम शाह को सुल्तान बनवाने के पक्ष में थे किसी टाइम, और इसने आराम शाह को मार दिया, तो वो सारे के सारे व्यक्ति इसके दुश्मन बन गए। दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से ही एल्दिज और कुबाचा, जिनको सिंध और अफगानिस्तान के अंदर यहां पर शासन मिला हुआ था, उनकी नजर पहले से ही दिल्ली पर थी। तो अब दिल्ली की गद्दी पर भले इल्तुतमिश बैठ गया है, लेकिन उन दोनों की नजर भी कहां पर रहने वाली है, दिल्ली पर ही रहने वाली है। कुछ और भी दुश्मन थे, कुछ ऐसे दुश्मन इल्तुतमिश के थे जो कि यहां पर हम यह कह सकते हैं कि जो कि उसके साम्राज्य के अंदर ही उसके दुश्मन पाए जाते थे। उस इल्तुतमिश ने क्या किया कि उन सभी लोगों को एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद जो उसके शासन में जो इसके विरोधी हुआ करते थे उनको एक जगह बिठाकर एक संगठन बनाया, जिस संगठन के कुछ बातों को एक जगह, मतलब इस इल्तुतमिश का मानना ऐसा था कि अगर ये विरोध करेंगे तो जगह जगह जाकर विरोध करेंगे तो इस विरोध को दबाना बड़ा ही कठिन होगा, इन सभी को एक जगह मिला देता हूं। और एक जगह मिलाने के बाद इनके विरोध को अच्छी तरह दबाया जा सकता है। थोड़ी बहुत इनको वरीयता दे दूंगा जिससे कि विरोध में ना होकर मेरे सहयोग में मेरा साथी बन जाएंगे, ऐसा यह व्यक्ति चाहता था। तो इसे विरोध करने वाले लोगों का इल्तुतमिश ने क्या किया कि इल्तुतमिश ने इनका एक संगठन बनाया, और उस संगठन को इसने नाम दिया, इल्तुतमिश ने एक दल चालीसा बनाया। दल चालीसा क्या था, वही व्यक्ति थे जो इसका विरोध करते थे। दल चालीसा को आप दूसरे नाम तुर्कान चहलगानी के नाम से भी जानते हैं। तो दल चालीसा, ये तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की, तो दल चालीसा तुर्कान चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई। और इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति भारत में इक्ता प्रथा शुरू करता है। ई से इक्ता होता है और ई से ही इल्तुतमिश होता है। तो भारत में इक्ता प्रथा शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है, भारत में इक्ता प्रथा भी शुरू करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश है। भारत में दल चालीसा तुर्कान चहलगानी चलाने वाला भी कौन है, जिसके अंदर 40 व्यक्ति हुआ करते थे। दल चालीसा का मतलब है 40 व्यक्ति हुआ करते थे।
इकता क्या हुआ करता था? इकता क्या है कि भारत में इकता प्रथा को शुरू करने वाला व्यक्ति तो भले ही हम कह सकते हैं इल्तुतमिश है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने इससे पहले भी इस इकता प्रथा को शुरू कर दिया था। और इकता जो है ये एक अरबी शब्द है। कैसा है? ये एक अरबी शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? इकता का मतलब होता है कि भूमि का एक टुकड़ा, भूमि का एक टुकड़ा। और जो भी ये भूमि लेता है उसको, यहां पर जो भूमि का टुकड़ा होगा उसको इकता कहा जाएगा, और जो इस भूमि के टुकड़े को लेगा उसको इकतेदार कहलाएगा। तो भारत में इकता प्रथा शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? भारत में इकता प्रथा शुरू करने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश है। भारत में दल चालीसा तुर्कानी चहलगानी शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है? तो वह इल्तुतमिश है। जबकि हम बात करें एकता प्रथा की शुरुआत मोहम्मद गौरी इससे भी पहले कर चुका था, लेकिन भारत में शुरू करने वाला एकता प्रथा कौन है? इल्तुतमिश यहां पर रहने वाला है। इल्तुतमिश से सामान्य से प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आएगा, इल्तुतमिश ने ही क्या किया है? इल्तुतमिश ने दो तरह के सिक्के चलवाए हैं। एक तो यहां पर है तांबे का सिक्का जिसे आप जीतल के नाम से जानते हो, और इल्तुतमिश का दूसरा सिक्का है चांदी का बना हुआ है जिसे आप टका के नाम से जानते हो। तो ध्यान रखिएगा, जब ये सिक्के बनवाएगा तो इसको सिक्कों के लिए टकसाल की आवश्यकता पड़ेगी। टकसाल होता है जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। तो इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए दो तरह के प्रमुख सिक्के हैं, एक का नाम है टका, दूसरे का नाम है जीतल। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि टका और जीतल नाम के सिक्के किसने चलवाए। यह प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि भारत में इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए सिक्कों का क्या नाम था? टका और जीतल। इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने क्या किया कि इल्तुतमिश ने ही न्याय कार्यों के लिए एक काजी व अमीर ए दाद की नियुक्ति की। न्याय कार्य से समझता है अमीर ए दाद, इसके बारे में ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अगले पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए हुआ क्या कि 1215 में बार बार इसलिए आपका ध्यान केंद्रित इधर करने की कोशिश कर रहा था कि आपको पता होगा एल्दिज नाम का व्यक्ति जिसकी नजर पहले से ही कहां पर थी? दिल्ली पर थी। अब इल्तुतमिश ने सोचा कि क्यों ना इस एल्दिज का काम तमाम करता हूं। तो तराइन का एक युद्ध होता है जिसको हम तराइन का तीसरा युद्ध कहेंगे। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध होगा और इल्तुतमिश और किसके बीच में? एल्दिज के बीच में होगा। अब यह बताने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ जानी चाहिए कि एल्दिज कौन था। एल्दिज और कुवाचा वही व्यक्ति हैं जिनको मोहम्मद गौरी ने कभी क्या बनाया था? अपना यहां पर दामाद थे, और दामाद के अलावा इनको सिंध और कहां का दिया था? हम कह सकते हैं अफगानिस्तान का क्षेत्र दिया था। यानी एल्दिज को किस युद्ध में इल्तुतमिश ने मारा? तो तराइन के तीसरे युद्ध में 1215 में मारने का काम किया। इंपोर्टेंट होगा युद्ध भी किस किस के बीच में लड़ा गया, यह बात भी। और जबकि कुबाचा नाम के व्यक्ति जो था, इस कुबाचा नाम के व्यक्ति की भी हत्या इल्तुतमिश कर देता है। और इल्तुतमिश एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो इसके साम्राज्य के अंदर और लोग विरोध कर रहे थे, अब इसने सोचा कि और लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको कैसे खुश किया जाए। तो मुस्लिम जो व्यक्ति हुआ करते थे उनको खुश करने के लिए यह व्यक्ति क्या करता है कि खलीफा हुआ करते थे एक व्यक्ति, और खलीफा जो हुआ करते थे उन खलीफा से सुल्तान की उपाधि ले आता है। और उस समय के खलीफा ऐसे समझो मुस्लिमों के लिए भगवान, मतलब अगर खलीफा ने सुल्तान की उपाधि अगर इल्तुतमिश को दे दी तो मतलब भगवान ने इल्तुतमिश को अब यहां पर सुल्तान की उपाधि दे दी। दरअसल इनकी हम बात करें तो पहला व्यक्ति जो सुल्तान से, जो यहां पर खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेकर आया, वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति यहां पर रहने वाला है जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि खलीफा से लेकर आने वाला पहला व्यक्ति था। तब लोगों के दिमाग में इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि इसने क्या किया था? इसने यहां पर खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण कर ली थी। चलिएगा, अगर प्यारे दोस्तों आगे बात करें तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को इसीलिए तो कहा जाता है कि इसने पहली बात तो राजधानी को दिल्ली लेकर आया है। दूसरी बात, इसने यहां पर दिल्ली में आने के साथ साथ ही सुल्तान की उपाधि पहला धारण करने वाला व्यक्ति यह है इल्तुतमिश। और सुल्तान की उपाधि भी इसने धारण किससे की है? जो उस समय खलीफा हुआ करते थे, और खलीफा मुस्लिमों के लिए उस समय भगवान की तरह हुआ करते थे। तो खलीफा की उपाधि जब इसने यहां पर हम कह सकते हैं जो यानी सुल्तान की उपाधि खलीफा से धारण किया है, तो प्रमुख रूप से ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। चलिएगा,
बोर्ड भी हैंग टाइप हो जाता है कभी कभी, तो सुबह से चलता है और सुबह से चलते चलते ये भी बेचारा क्या करे, सुबह चलाया था और जब से बंद नहीं हुआ, हाँ बंद नहीं हुआ 8 बजे से। चलो कोई बात नहीं है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसके बारे में, सिर्फ एक चीज बची है जो ये एक व्यक्ति दिल्ली को जो मंगोलों के आक्रमण से बचाएगा, बस वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि चलना, इसका मतलब चल तो गया होगा, ये हेड काम नहीं कर रहा इसका, चलो कोई नहीं। एक बार चला के दोबारा बंद करके चला देंगे भाई। चलो, यानी कि हम ये कह सकते हैं प्यारे दोस्तों कि भारत में जो प्रमुख रूप से आक्रमणकारी रहे हैं, उनमें जो आक्रमणकारी हैं उनमें सबसे प्रमुख रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली पर बैठने का काम किया, लेकिन वो वास्तविक संस्थापक नहीं रहा, क्योंकि वो कभी अपने आप को ना तो सुल्तान बताता था, ना ही कभी अपने आप को इस तरह से कहता था कि भाई मैं शासक हूं दिल्ली का। लेकिन वह व्यक्ति लाख बख्श था, पील बख्श था, वह हातिम सेकंड था, ऐसे चंद्र का स्वामी जैसे नामों से वह जाना गया है। और वह बहुत सारा क्या करता था, दान करने का काम यहां पर क्या करता था। और उसके बाद जो इल्तुतमिश आएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को आराम शाह को 1210 में मारेगा, मतलब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक भी मरेगा और 1210 में ही आराम शाह भी मारा जाएगा। और जब ये दोनों व्यक्ति मारे जाएंगे तो उसके बाद इल्तुतमिश यहां पर गद्दी पर बैठेगा और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा, क्योंकि यह व्यक्ति जो इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति होगा, ये बड़ा फाइटर टाइप का व्यक्ति होगा। और फाइटर टाइप का इसलिए होगा कि जब इसने देखा कि मेरा लोग कुछ विरोध कर रहे हैं, तो इसने सबसे पहले क्या कर दिया कि उन लोगों को एक समूह बना दिया, जैसे दल चालीसा तुल्कान चहलगानी के नाम से जाना गया। इसने देखा कि मुझे सुल्तान नहीं मांग रहे हैं, तो खलीफा से जाकर सुल्तान की उपाधि ले आया और कहने लगा कि अब मैं देखो आपका सुल्तान हूं। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन है, तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला भी यही व्यक्ति है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप यहां पर प्रमुख रूप से इल्तुतमिश कहते हैं। तो इल्तुतमिश इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है और आपसे अक्सर यहां पर प्रश्न भी यही इसीलिए सबसे ज्यादा बनते ही रहते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, जो 2 से 3 बिंदु और रहने वाले हैं इल्तुतमिश के, जरा उन पर एक बार गौर फरमा लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको सारी चीजों को क्लियर कर दूंगा। और देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितना मैं आपको पढ़ाकर चल रहा हूं ना, बस उतना आप अगर कवर करते चले गए ना, तो आपको फिर कोई समस्या होने वाली है नहीं। आपके सारे प्रश्न अटेम्प्ट हो जाएंगे, सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, सारे प्रश्न लगने शुरू हो जाएंगे। आइएगा, चलिए, हाँ बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा था। चलिए, मैंने कहा कि इसको दिल्ली सल्तनत का क्या कहेंगे, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहेंगे। तो यह बात तो स्वयं आपको भी पता है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यह बिंदु मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि आखिरकार इसे गुलामों का गुलाम क्यों कहा जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों ही था इल्तुतमिश। तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, गुलामों का गुलाम कहा जाने का काम किया जाता है। आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में और ज्यादा से ज्यादा क्या जानकारी हमें मिल सकती है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था जो आपको बताना था। यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहे जाने के पीछे एक कारण इसका यह भी है। देखो, इल्तुतमिश का समकालीन एक व्यक्ति था जिसे आप चंगेज खां के नाम से जानते हो। चंगेज खां, या फिर से हम दूसरा नाम तिमुचिन भी कहते हैं, तिमुचिन या चंगेज खां, यह दरअसल इल्तुतमिश का समकालीन हुआ करता था और यह मंगोल से था। कहां से, मंगोल का एक शासक था ये। और यहां पर हुआ क्या है कि आपको समझने वाली बात ये होगी कि यह जो व्यक्ति है तिमुचिन, या फिर हम कहें चंगेज का नाम का जो व्यक्ति है, ये क्या हुआ कि तिमुचिन यानी चंगेज खां के भाई की हत्या एक व्यक्ति जलालुद्दीन मगवर्नी नाम का कर देता है। तिमुचिन यानी चंगेज खां के भाई की हत्या यहां पर कर देता है जलालुद्दीन मगवर्नी नाम का व्यक्ति। और ये जलालुद्दीन मगवर्नी नाम का व्यक्ति जब भारत की तरफ भागता हुआ आता है, तो ये जलालुद्दीन मगवर्नी नाम का व्यक्ति इल्तुतमिश से दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, इससे सहायता मांगता है। जबकि तिमुचिन जो था, ये चंगेज खां था, बड़ा बहादुर, बड़ा शक्तिशाली था, ये जितने ही चाहे इल्तुतमिश जैसे को उखाड़ कर फेंक सकता था।
तो चंगेज खान ने कहा कि तू जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता मत कर दियो, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबरनी की यहां पर सहायता नहीं की, तब यहां पर चंगेज खान ने भी दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता ना करने की वजह से मंगोलों के आक्रमण से इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचाया है। यह भी एक कारण है कि इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और वही लिखा है कि इसका पीछा करते हुए भारत आया। कौन आया? यहां पर चंगेज खान जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारत आया और जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता ना करने की वजह से दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से इल्तुतमिश ने बचा लिया। यह बिंदु आपसे पूछा जाएगा कि मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को सबसे पहले किसने बचाया? आप कहेंगे इल्तुतमिश ने बचाया। कौन मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली की तरफ बढ़ा? आप कहेंगे इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान दिल्ली की तरफ बढ़ने का काम किया। कारण क्या था? मकबरनी का पीछा करते हुए, जो कि चंगेज खान की हत्या मकबरनी करके भाग रहा था। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। इल्तुतमिश ने जो बगदाद के खलीफा थे उनका नाम याद रखिएगा, अल मुतासिर बिलहा। अल मुतासिर बिलहा नाम के व्यक्ति से यहां पर मान्यता प्राप्त की थी और ऐसा करने वाला यह पहला व्यक्ति था। यानी ये खलीफा का ही नाम मैंने आपको बता दिया है जिनसे इसने यहां पर सुल्तान की उपाधि धारण करने का काम किया था। एक अंतिम बिंदु ध्यान रखिएगा कि एक इतिहासकार हुए इब्न बतूता। इब्न बतूता का कहना ऐसा है कि यह व्यक्ति जो है, यानी कि जो इल्तुतमिश है, ये अपने महल के सामने दो संगमरमर के दो शेरों की मूर्ति, यानी संगमरमर के दो शेर बनवाए हैं और उन शेरों की मूर्तियों में यहां पर क्या किया है? यहां पर यानी कि शेरों की मूर्ति में इस व्यक्ति ने, इल्तुतमिश नाम के व्यक्ति ने यहां पर घंटियां लटकवाई हैं। और घंटियों को लटकवाने के बाद जब उन घंटियों को कोई बजा देता था तो उन घंटियों को बजाने के बाद इल्तुतमिश उसके पास स्वयं आता था और आने के बाद उसकी बात को सुनता था और न्याय करने का काम करता था। तो शेरों के गले में न्याय की घंटियां लटकने वाला व्यक्ति कौन है? इल्तुतमिश है। ऐसा प्रश्न पूछा है कि शेरों के गले में घंटियां लटकवाने वाला, न्याय की घंटियां लटकवाने वाला व्यक्ति कौन है? तो इल्तुतमिश ऐसा करने वाला व्यक्ति है। प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश से अभी तक जितने प्रश्न आज तक के एग्जाम में बने हैं, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके नोट्स में ना लिखा हो या मैंने अपने मुखार बिंदु से उस चीज को क्लियर ना किया हो। उम्मीद करता हूं अभी तक जो आपने इल्तुतमिश तक पढ़ा है, एक एक चीज को बस याद कर जाइएगा। इससे बाहर आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। हम मिलते रहेंगे अगली क्लासों में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार दोस्तों।